नमस्कार, मैं संदीप ग्रोवर मनीनाइन के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। बीते वीकेंड पर खबर आई कि अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस की 2.6 अरब डॉलर यानी 21,600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सॉवरेन फंड्स के साथ बातचीत चल रही है। इस रकम का इस्तेमाल एयरपोर्ट्स और ग्रीन हाइड्रोजन कारोबार पर किया जाएगा। साथ ही खबर यह भी थी कि MSRDC के 24 एकड़ के बांद्रा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए L&T को पछाड़ अदानी रियल्टी टॉप बिडर साबित हुई है। इन खबरों के चलते 19 फरवरी को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1.25% चढ़कर 3,265 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, सोमवार 19 फरवरी को सूला विनयार्ड्स का शेयर 8% से ज्यादा फिसलकर 565 रुपए 55 पैसे तक लुढ़क गया था। असल में सूला विनयार्ड्स के करीब 14.25% हिस्से के बराबर यानी 1 करोड़ 16 लाख शेयरों की 579 रुपए के औसत भाव पर कई ब्लॉक डील्स हुई थी। इसमें से एक ब्लॉक डील्स के जरिए 576 रुपए 78 पैसे के औसत भाव पर बेल्जियम की इन्वेस्टमेंट फर्म वर्ल्ड इन्वेस्ट एशिया ने कंपनी के 70,42,000 शेयर यानी 8.34% हिस्सेदारी बेच दी है। आपको बता दें कि वर्ल्ड इन्वेस्ट एशिया ने सूला विनयार्ड्स में 14 साल पहले इन्वेस्ट किया था और अब अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। 19 फरवरी को कारोबार के अंत पर शेयर 8% की गिरावट के साथ 568 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, टाटा पावर को REC की सब्सिडरी कंपनी REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी से स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन को 838 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI मिला है। खबर के चलते 19 फरवरी को टाटा पावर का शेयर करीब 1.5% की बढ़त के साथ 381 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। चौथी खबर, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को 15 फरवरी को IT विभाग से 21,471 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड मिला है। यह रिफंड वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2020 के लिए मिला है। हालांकि रिफंड की कुल राशि 25,465 करोड़ रुपए के आसपास थी, पर IT विभाग की ओर से 21,471 करोड़ रुपए ही रिलीज किए गए हैं। 19 फरवरी जब यह खबर आई तो LIC का शेयर करीब 1.5% चढ़कर 1,054 रुपए के स्तर पर बंद हुआ, लेकिन इंट्राडे में शेयर 1,092 रुपए तक उछल गया था। पांचवी खबर, चीनी कारोबार से जुड़ी कंपनी बलरामपुर चीनी ने पॉली लैक्टिक एसिड के कारोबार में उतरने की घोषणा की है। इस कारोबार पर कंपनी की ओर से अगले 2.5 साल में कुल 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसमें से 800 करोड़ रुपए की रकम इंटरनल एक्रूअल्स यानी खुद की बैलेंस शीट से आएगी और 1,200 करोड़ रुपए कर्ज के जरिए जुटाए जाएंगे। आपको बता दें कि पॉलीलैक्टिक एसिड का इस्तेमाल बायोप्लास्टिक में होता है। 19 फरवरी को बलरामपुर चीनी का शेयर करीब 4% के उछाल के साथ 386 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, क्वेस्कॉप के बोर्ड ने कंपनी के पूरे कारोबार को 3 अलग अलग कंपनियों में डीमर्जर करने की मंजूरी दे दी है। इनमें क्वेस्कॉप के अलावा डिजिटाइड सॉल्यूशंस और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस शामिल हैं, जिनके बाद में शेयर बाजार में लिस्टिंग भी कराई जाएगी। डीमर्जर की प्रक्रिया 12 से 15 महीने में पूरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनी के शेयरधारकों को अपने एक शेयर के बदले में नई बनी 2 कंपनियों के एक शेयर दिए जाएंगे। 19 फरवरी को इस खबर के चलते क्वेस्कॉप का शेयर करीब 7.5% उछलकर 539 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर ने 582 रुपए का 52 वीक हाई भी छुआ था। सातवीं खबर, गोल्ड लोन के कारोबार से जुड़ी कंपनी मन्नापुरम फाइनेंस ने अपनी सहयोगी कंपनी आशीर्वाद माइक्रोफिन के IPO के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास दोबारा DRHP यानी दोबारा अर्जी दाखिल की है। यानी कि इस कंपनी की ओर से संशोधित अर्जी दाखिल की गई है। पर 19 फरवरी को मन्नापुरम फाइनेंस का शेयर करीब 1.5% गिरकर 183 रुपए 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जबकि शुरुआती कारोबार में शेयर 188 रुपए 40 पैसे तक उछल गया था। आठवीं खबर, दवा बनाने वाली कंपनी नोवर्टिस इंडिया की स्विट्जरलैंड की पेरेंट कंपनी नोवर्टिस AG ने बीते शुक्रवार को अपनी 70.68% हिस्सेदारी के स्ट्रेटेजिक रिव्यू यानी रणनीतिक समीक्षा की घोषणा की है। हालांकि नोवर्टिस AG ने यह कहा कि इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि नोवर्टिस इंडिया की रणनीतिक समीक्षा 2024 में पूरी हो जाएगी या इस समीक्षा के चलते कोई लेन देन लागू होगा। इस खबर के चलते 19 फरवरी को नोवर्टिस इंडिया का शेयर करीब 15.5% की मजबूती के साथ 1,195 रुपए 35 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। हालांकि इंटरडे में शेयर ने 1,224 रुपए की 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ था।
9वीं खबर, 19 फरवरी को ऑटो एंसिलरी कंपनी मिंडा कॉर्प के शेयरों में प्री ओपन में 4.5% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ। प्री ओपन मतलब बाजार खुलने से पहले। इस कंपनी के 1,08,50,000 शेयरों का बड़ा सौदा हुआ, जिसके जरिए कंपनी के एक निवेशक बेला अग्रवाल ने 403 रुपए के औसत भाव पर अपनी पूरी हिस्सेदारी 437.28 करोड़ रुपए में बेच दी है। स्टॉक एक्सचेंजों पर मौजूद बल्क डील के आंकड़ों के मुताबिक मोतीलाल ओसवाल ने 43.70 लाख शेयर यानी 1.82% हिस्सेदारी 176.11 करोड़ रुपए में और कोटक म्यूचुअल फंड ने 36.93 लाख शेयर 148.85 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। 19 फरवरी को मिंडा कॉर्प का शेयर 0.5% की मजबूती के साथ 425 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 442 रुपए 15 पैसे की 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ था। 10वीं खबर, सोमवार 19 फरवरी को हुई एचडीएफसी बैंक की एनालिस्ट मीट में मैनेजमेंट ने लंबी अवधि में अर्निंग्स ग्रोथ जारी रहने का भरोसा जताया है और यह भी कहा कि धीमी लोन ग्रोथ को लेकर बड़ी चिंता नहीं है। इसके अलावा बैंक का लंबी अवधि पर फोकस और नई ब्रांच खोलने पर निवेश जारी रहेगा। इतना ही नहीं, मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कारोबार बंद होने से कई मौके खुलेंगे। एनालिस्ट मीट की डिटेल सामने आने के बाद 20 फरवरी को एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 2.5% चढ़कर 1,453 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 11वीं खबर, मंगलवार 20 फरवरी को वर्लपूल ऑफ इंडिया के 24.7% हिस्से यानी करीब 3.25 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील की वैल्यू 4,039 करोड़ रुपए आंकी गई है। ब्लॉक डील के बाद 20 फरवरी को वर्लपूल ऑफ इंडिया का शेयर करीब 0.25% की कमजोरी के साथ 1,282 रुपए 35 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 1,268 रुपए तक भी फिसल गया था। इस ब्लॉक डील के जरिए वर्लपूल ऑफ इंडिया के विदेशी प्रमोटर वर्लपूल मॉरिशस ने 1,277 रुपए के भाव पर अपने 3 करोड़ 3 लाख शेयर बेचे हैं। इस सौदे के बाद वर्लपूल मॉरिशस की कंपनी में हिस्सेदारी 75% से घटकर 51% के आसपास आ गई है। इस ब्लॉक डील में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 91.5 लाख, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 8.88 लाख और सोसाइटी जनरल ने 8,65,000 शेयर खरीदे हैं। 30 नवंबर 2023 को कंपनी के प्रमोटर वर्लपूल कॉर्प ने कर्ज घटाने की मंशा से अपनी 24% तक हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की थी। 21 फरवरी को ब्लॉक डील की डिटेल्स आने के बाद वर्लपूल ऑफ इंडिया का शेयर करीब 2.5% गिरकर 1,255 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 12वीं खबर, मंगलवार 20 फरवरी को देश की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी टाटा स्टील के करीब 10 करोड़ इक्विटी शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई। ये शेयर टाटा मेटालिक्स के साथ हुए मर्जर के तहत शेयरधारकों को जारी किए गए थे। टाटा मेटालिक्स के शेयरधारकों को अपने हर 10 शेयरों के बदले में टाटा स्टील के 79 शेयर मिले थे। 20 फरवरी को टाटा स्टील का शेयर करीब 0.5% गिरकर 141 रुपए 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 13वीं खबर, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने टॉप मैनेजमेंट में बदलाव की घोषणा की है। बैंक ने केवीएस मनियन को प्रमोट कर जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और शांति एकम्बरम को डिप्टी एमडी बनाने का फैसला लिया है। मनियन और एकम्बरम फिलहाल बैंक के होल टाइम डायरेक्टर्स हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केवीएस मनियन को सितंबर में फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ की खाली होने वाली पोस्ट के एक दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, पर कोटक बैंक की ओर से किए गए बदलाव से उनके बैंक को छोड़कर जाने का संभावित जोखिम यानी संभावित रिस्क अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 20 फरवरी को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ 1,766 रुपए 80 पैसे पर, जबकि फेडरल बैंक का शेयर 5% गिरकर 154 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 14वीं खबर, दीपक फर्टिलाइजर ने एलएनजी सप्लाई के लिए लॉन्ग टर्म करार किया है। नॉर्वे की कंपनी इक्विनोर के साथ इस कंपनी ने 15 साल के लिए एलएनजी सप्लाई के लिए करार किया है, जो कि 2026 से शुरू होगी। इस करार के तहत सालाना 6.5 लाख टन एलएनजी की सप्लाई की जाएगी। इस खबर के चलते 20 फरवरी को दीपक फर्टिलाइजर का शेयर 3.5% से ज्यादा उछलकर 512 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 546 रुपए 70 पैसे तक भी उछल गया था। 15वीं खबर, आश्रय मित्तल के पूर्व एग्जीक्यूटिव जय सराफ वेदांता के स्टील कारोबार ईसीएल स्टील को खरीदने के लिए बोली जमा करने पर विचार कर रहे हैं। निथिया कैपिटल और कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर जय सराफ एक कंसोर्टियम बनाने पर विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह सौदा 10,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर हो सकता है। आपको बता दें कि वेदांता ने ईसीएल स्टील को 2018 में 5,300 करोड़ रुपए में दिवालिया प्रक्रिया के जरिए खरीदा था। 20 फरवरी को वेदांता का शेयर मामूली गिरावट के साथ 270 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 16वीं खबर, 20 फरवरी को विभोर स्टील ट्यूब्स के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग बेहद धमाकेदार रही। एनएसई पर विभोर स्टील ट्यूब्स का शेयर 425 रुपए के भाव पर खुला, जो कि 151 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 181.5% के प्रीमियम पर है। दरअसल इतनी दमदार लिस्टिंग के पीछे वजह है इस आईपीओ को मिला निवेशकों की ओर से दमदार रिस्पांस है। यह आईपीओ कुल 300 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 72.17 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत पर विभोर स्टील ट्यूब का शेयर
₹425 के ओपनिंग प्राइस से 5% की बढ़त के साथ ₹446.25 पर बंद हुआ, जो कि ₹151 के इशू प्राइस से 195.5% के प्रीमियम पर है। अगली खबर, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को की सब्सिडरी नोवेलिस ने आईपीओ लाने के लिए यूएस के शेयर बाजार रेगुलेटर एसईसी के पास अर्जी दाखिल की है। इस आईपीओ में नोवेलिस के इकलौते शेयर होल्डर और हिंडाल्को के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एवी मिनरल्स नीदरलैंड्स की ओर से शेयर बेचे जाएंगे। खबर के चलते 21 फरवरी को हिंडाल्को के शेयर में मामूली गिरावट के साथ ₹511.30 पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर ₹538 तक भी उछल गया था। 18वीं खबर, 21 फरवरी को देवयानी इंटरनेशनल का शेयर शुरुआती कारोबार में ₹175 के स्तर तक उछल गया था। असल में 871 करोड़ रुपए में इस कंपनी के 4.4% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई है। 5.3 करोड़ शेयरों का सौदा ₹164.10 प्रति शेयर के भाव पर हुआ। इस ब्लॉक डील के जरिए यम रेस्टोरेंट्स इंडिया ने कंपनी में अपनी पूरी 4.4% हिस्सेदारी बेच दी है। इस ब्लॉक डील के जरिए निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने शेयर खरीदे हैं। हालांकि कारोबार के अंत में देवयानी इंटरनेशनल का शेयर 1.25% की बढ़त के साथ ₹167.80 के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, बुधवार 21 फरवरी को कैंपस एक्टिववेयर का शेयर शुरुआती कारोबार में ₹275.80 तक उछल गया था। इस उछाल के पीछे वजह है प्री ओपन ट्रेड यानी बाजार खुलने से पहले ₹245 प्रति शेयर के औसत भाव पर हुई 40,65,000 शेयरों की कई सारी ब्लॉक डील्स। 99.59 करोड़ रुपए के इस सौदे के जरिए क्यूआरजी इन्वेस्टमेंट ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है और स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद ब्लॉक डील के आंकड़ों के मुताबिक एसबीआई म्यूचुअल फंड ने ये हिस्सेदारी खरीदी है। कारोबार के अंत पर कैंपस एक्टिववेयर का शेयर 3.25% की बढ़त के साथ ₹253 के स्तर पर बंद हुआ था। 20वीं खबर, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने पेंट कारोबार में एंट्री ले ली है। इस कंपनी ने बिरला ओपस ब्रांड के तहत पेंट कारोबार की शुरुआत की है। दरअसल गुरुवार 22 फरवरी को इस कंपनी ने हरियाणा के पानीपत में पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े मौके के कारण कंपनी ने यह नया कदम उठाने का फैसला लिया है। कंपनी की इस सेक्टर में नंबर 2 स्पॉट हासिल करने की मंशा है। 22 फरवरी को ग्रासिम का शेयर दिन के निचले स्तर से शानदार रिकवरी के बाद करीब 1/4% चढ़कर ₹2,200 पर और पेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी एशियन पेंट्स का शेयर भी हल्की बढ़त के साथ ही बंद हुआ था। 21वीं खबर, सरकारी कंपनी एनबीसीसी को अम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी की ओर से 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यू वाले 5 अधूरे प्रोजेक्ट्स को विकसित किया जाएगा, जो कि मार्च 2025 तक पूरे होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 22 फरवरी को एनबीसीसी का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर ₹146.15 के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, 22 फरवरी को खबर थी कि दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी की ओर से प्रताप स्नैक्स की 47% हिस्सेदारी खरीदने पर विचार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रताप स्नैक्स के प्रमोटर ग्रुप में शामिल वेंचर कैपिटल फर्म पीक एक्सवी पार्टनर्स की 47% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। हाल ही में इस कंपनी की हल्दीराम्स और उससे पहले बीकाजी फूड्स के साथ हिस्सा बिक्री से जुड़ी डील रद्द हो चुकी है। 22 फरवरी को प्रताप स्नैक्स का शेयर करीब 4.25% चढ़कर ₹1,226 और आईटीसी का शेयर करीब 3% की मजबूती के साथ ₹415 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि 22 फरवरी की शाम को ही प्रताप स्नैक्स ने हिस्सा बिक्री की खबर का खंडन कर दिया और कहा कि आईटीसी के साथ कोई चर्चा नहीं हो रही है। 23 फरवरी को प्रताप स्नैक्स का शेयर करीब 6% गिरकर ₹1,152.45 पर और आईटीसी का शेयर करीब 1% गिरकर ₹410.90 के स्तर पर बंद हुआ था। 23वीं खबर, गुरुवार 22 फरवरी को यूरेका फोर्ब्स के 1,93,00,000 शेयरों यानी 10% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। ₹506.06 के भाव पर हुए सौदे की वैल्यू 979 करोड़ रुपए आंकी गई है। ब्लॉक डील का भाव बुधवार की ₹510 की क्लोजिंग से करीब 1% के डिस्काउंट पर है। इस ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर एडवेंट इंटरनेशनल ने अपनी एक सहयोगी कंपनी लूनोलक्स के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेची है और खरीदारों की सूची में गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली एशिया, सोसाइटी जनरल, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। दिसंबर 2023 के अंत तक ल्यूनोलक्स के पास यूरेका फोर्ब्स की 72.56% हिस्सेदारी थी, जो कि 2021 में पुराने प्रमोटर्स शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप से 4,400 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में खरीदी गई थी। 22 फरवरी को यूरेका फोर्ब्स का शेयर करीब 3.5% गिरकर ₹491.95 के स्तर पर बंद हुआ। 24वीं खबर, बुधवार 21 फरवरी की शाम को निजी क्षेत्र के बैंक साउथ इंडियन बैंक ने राइट्स इशू से जुड़ी जानकारी साझा की है। दरअसल इस बैंक के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 1,151.01 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। ये राइट्स इशू 6 मार्च से 20 मार्च तक खुला रहेगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट 27 फरवरी तय की गई है। बैंक की ओर से इस राइट्स इशू में
52 करोड़ 31 लाख शेयर जारी किए जाएंगे, जिसका प्राइस 22 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। राइट्स इशू की प्राइसिंग बुधवार 21 फरवरी के 32 रुपये 55 पैसे के क्लोजिंग भाव से करीब 33% के डिस्काउंट पर है। इस खबर के चलते 22 फरवरी को साउथ इंडियन बैंक का शेयर करीब 9.5% की बढ़त के साथ 35 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 25वीं खबर, नकदी की दिक्कत से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए फिर से उम्मीद की किरण जगी है। कंपनी के चेयरमैन आदित्य बिरला ने कहा कि कंपनी में बाहरी निवेशकों को लाने का प्रयास जारी है और इसी संदर्भ में 27 फरवरी को रकम जुटाने पर विचार करने के लिए कंपनी के बोर्ड की बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में QIP, राइट्स इशू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से रकम जुटाने पर विचार किया जाएगा। रकम जुटाने की खबर के चलते 23 फरवरी को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 7.25% के उछाल के साथ 17 रुपये 55 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। 26वीं खबर, ऑनलाइन टिकटिंग और केटरिंग के कारोबार से जुड़ी सरकारी कंपनी IRCTC ने स्विगी के साथ करार किया है। ये करार स्विगी के ई-केटरिंग पोर्टल से प्री ऑर्डर खाने की सप्लाई के लिए किया गया है। पहले चरण में ये सुविधा देश के 4 स्टेशनों में ही उपलब्ध होगी। IRCTC ने बताया कि ये सुविधा पहले फेज में बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में शुरू की जाएगी, जिसे बाद में देश भर में शुरू किया जाएगा। खबर के चलते 23 फरवरी को IRCTC के शेयर में करीब 3% की तेजी के साथ 963 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है ऑन द रडार के जरिए, और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बीते वीकेंड पर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर थी कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी जांच में फेमा के नियमों से जुड़ा उल्लंघन नहीं पाया है। हालांकि बैंक में KYC को लेकर लापरवाही जरूर पकड़ी गई है। साथ ही RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जमा और निकासी की अवधि 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। उधर पेटीएम ने अपने नोडल बैंक को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया है। इसके अलावा RBI की ओर से जारी FAQ में ग्राहकों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट बंद करने की सलाह दी गई है। हालांकि RBI ने यह साफ किया है कि QR कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन काम करते रहेंगे। इन सब खबरों के बीच 19 फरवरी को पेटीएम के शेयर में दूसरे दिन लगातार 5% का ऊपरी सर्किट लगा और 358 रुपये 35 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। 20 फरवरी को खबर थी कि अपने पेमेंट्स बैंक को बचाने के लिए पेटीएम हर संभव प्रयास कर रही है। यहां तक कि कंपनी बैंक को किसी दूसरी कंपनी को बेचने के लिए भी तैयार है। पेटीएम का प्रबंधन चाहता है कि बैंक किसी तरह से काम करता रहे। दरअसल 33 करोड़ ग्राहकों वाला कंपनी का पेटीएम वॉलेट और फास्टैग बिजनेस दांव पर लग गया है, जिसमें कंपनी मार्केट लीडर है। इसके अलावा पेटीएम की तरफ से प्रयास हो रहा है कि UPI का संचालन करने वाली संस्था NPCI से उसे थर्ड पार्टी ऐप का लाइसेंस मिल जाए। साथ ही विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कंपनी पर अपनी कवरेज बंद कर दी है। 20 फरवरी को पेटीएम के शेयर में लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट लगा और कारोबार की समाप्ति 376 रुपये 25 पैसे के स्तर पर हुई। 23 फरवरी को खबर थी कि पेटीएम के संकट के बीच गूगल पे ने भारत में छोटे कारोबारियों के लिए साउंड पोर्ड ऑडियो डिवाइसेस रोल आउट कर दी हैं। पर 23 फरवरी को पेटीएम का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 407 रुपये 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, इस हफ्ते जी एंटरटेनमेंट को लेकर कई सारी खबरें आई। 19 फरवरी को खबर थी कि जी एंटरटेनमेंट ने स्टार इंडिया पर ICC टीवी डील में उल्लंघन का आरोप लगाया है और इसी के तहत कंपनी ने स्टार इंडिया से 68 करोड़ 54 लाख रुपए के रिफंड की भी मांग की है। 19 फरवरी को जी एंटरटेनमेंट के शेयर में करीब 3% की गिरावट के साथ 178 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि कारोबार की शुरुआत में हल्की बढ़त के साथ शेयर 185 रुपये 40 पैसे तक भी उछल गया था। 20 फरवरी को खबर आई कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी ग्रुप के बीच प्रस्तावित $10 अरब के मर्जर को लेकर बातचीत दोबारा शुरू हो गई है। 22 जनवरी 2024 को दोनों कंपनियों के बीच विलय रद्द हो गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मर्जर से जुड़े मतभेद को 48 घंटों में सुलझाने और एग्रीमेंट करने के लिए दोनों पार्टियों के बीच मुंबई में बैठकों का दौर चला है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन में जी एंटरटेनमेंट की ओर से सोनी की शर्तों का जवाब दिया जा सकता है। फिलहाल इस मर्जर को लेकर क्रिकेट राइट से जुड़ा $30 करोड़ का राइट ऑफ सबसे बड़ी रुकावट माना जा रहा है। बातचीत दोबारा शुरू होने की खबर से 20 फरवरी को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 6.25% चढ़कर 190 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि शेयर का इंटरडे हाई 205 रुपये 25 पैसे था। 20 फरवरी की शाम को जी एंटरटेनमेंट ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आई सोनी ग्रुप के साथ दोबारा बातचीत शुरू होने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। कंपनी ने सफाई जारी कर कहा कि मर्जर को लेकर सोनी ग्रुप के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। उधर एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सेबी को कंपनी के खातों में 2000 करोड़ रुपए के फंड डायवर्जन यानी गड़बड़ी का पता चला है। फंड डायवर्जन की यह रकम पहले के अनुमान के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा है। इन दोनों खबरों के चलते 21 फरवरी को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 14% गिरकर 165 रुपये 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था।
22 फरवरी को खबर थी कि फंड डायवर्जन से जुड़े इस मामले में सेबी अब कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से पूछताछ करेगा। पूछताछ के लिए सुभाष चंद्रा, सीईओ पुनीत गोयनका के अलावा सीएफओ और कंपनी के मौजूदा और पुराने बोर्ड मेंबर्स को भी बुलाया जाएगा। माना जा रहा है कि सेबी अप्रैल मध्य तक अपनी जांच पूरी करेगा और इस जांच के नतीजे के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 22 फरवरी को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 2.25% चढ़कर 168 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट को लेकर इस हफ्ते दो खबरें थी। 20 फरवरी को खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को 15 मार्च तक क्रेडिट स्विस को पूरी $12.5 लाख की रकम का भुगतान करने का आदेश दिया है। यही नहीं, कंपनी के चेयरमैन अजय सिंह को पेमेंट के बाद समन भी किया गया है। असल में कोर्ट ने बकाया रकम के मद्देनजर गो फर्स्ट की बोली से जुड़ी फाइनेंसिंग पर चिंता जाहिर की है और बकाया भुगतान में किसी भी तरह की होने वाली देरी के खिलाफ चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अजय सिंह ने बीजीबी एयरवेज के साथ मिलकर गो फर्स्ट को खरीदने के लिए बोली जमा की है। 20 फरवरी को स्पाइसजेट का शेयर करीब .5% गिरकर 68 रुपये 77 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। गुरुवार 22 फरवरी को स्पाइसजेट ने दो निवेशकों को 4.01 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर 316 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। इस तरह कंपनी की ओर से प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर अब तक कुल 1060 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जा चुकी है। 22 फरवरी को स्पाइसजेट का शेयर 2% से ज्यादा चढ़कर 66 रुपये 98 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 70 रुपये 60 पैसे तक भी उछल गया था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की, स्टार्टअप अपडेट में, और चलते हैं पहली खबर की तरफ। बुधवार 21 फरवरी को फिनटेक जायंट फोनपे ने एंड्रॉयड आधारित ऐप इंडस ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। इस मेड इन इंडिया ऐप के जरिए फोनपे की गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर को टक्कर देने की योजना है। इस लॉन्च के बाद फोनपे ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर 45 कैटेगरी की 2 लाख से ज्यादा ऐप्स मौजूद हैं। दूसरी खबर, नकदी की दिक्कत से जूझ रही क्विक कॉमर्स कंपनी डंजो को खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट की ओर से तैयारी की जा रही है, लेकिन इस सौदे में डंजो के ओनरशिप स्ट्रक्चर का पेंच फंसा हुआ है। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास डंजो की 26% हिस्सेदारी है। बता दें कि डंजो को खरीदने के लिए टाटा और जोमेटो ने भी बातचीत की थी। डंजो की मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं है, कंपनी को फंड जुटाने में परेशानी आ रही है। यहां तक कि कंपनी के पास स्टाफ की सैलरी देने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं। तीसरी खबर, एडटेक कंपनी बायजूस के लिए यह हफ्ता काफी इम्तिहान भरा रहा। हफ्ते की शुरुआत में खबर थी कि शुक्रवार 23 फरवरी को कंपनी के निवेशकों की ईजीएम यानी बैठक होने जा रही है और बैठक में निवेशक कंपनी के बोर्ड को भंग करने के लिए वोट कर सकते हैं, जिसका नेतृत्व फिलहाल बायजू रविंद्रन कर रहे हैं और उनके अलावा बोर्ड में उनकी पत्नी और भाई भी शामिल हैं। बोर्ड को भंग करने के पक्ष में निवेशकों के 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए। हफ्ते के दौरान खबर आई कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बायजूस के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग की है। ईडी फेमा उल्लंघन को लेकर बायजूस की जांच कर रहा है। दूसरी ओर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बायजूस के कुछ निवेशकों की ओर से बुलाई गई ईजीएम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, पर कोर्ट ने कंपनी को राहत देते हुए कहा कि इस बैठक में पारित कोई भी प्रस्ताव अमान्य यानी कि इनवैलिड होगा जब तक इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। इसके अलावा बायजू के $20 करोड़ का राइट्स इशू पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया है। 23 फरवरी को खबर आई कि बायजूस के 4 निवेशकों ने कंपनी के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन को बोर्ड से हटाने के लिए एनसीएलटी में अर्जी दाखिल की है। तो चलिए, इसी के साथ इस हफ्ते की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। कंपनीनामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इस हफ्ते के शो को लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ आप जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास शोज को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। समय हो गया आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।